तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। मोस्ट इजीएस्ट वे में आज मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा क्लास विद इन 15 मिनट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का, जो कि वेटेज रखता है लगभग 3 नंबर का, आपके 15 मिनट, और ये चैप्टर पूरा का पूरा A to Z खत्म। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिरी चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इसका नाम है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू। BOT का फॉर्मूला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, लेकिन ये एक्सपोर्ट वैल्यू ओनली टेंजिबल या विजिबल गुड्स का है, ये इंपोर्ट वैल्यू भी ओनली टेंजिबल और विजिबल गुड्स का है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। गुड्स गुड्स गुड्स, नॉट सर्विसेज, नॉट एनीथिंग, ओनली गुड्स, टेंजिबल और विजिबल आइटम जो भी आपने एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया, उसका डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बट सर हम तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे, ये रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, हम ये पढ़ चुके हैं। यानी कि ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक हिस्सा है, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत नैरो सा कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड 3 टाइप का है क्लास, यानी कि ध्यान रखना, सरप्लस BOT, इसको फेवरेबल BOT बोलते हैं, जहां एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। अनफेवरेबल, जहां एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा है, वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। इक्विलिब्रियम BOT, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर है, वहां पे बैलेंस ऑफ ट्रेड का आंसर 0 आता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में ये सारी बातें हो गई। नाउ मूव टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से जितने भी ट्रांजैक्शंस को करता है, वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल, ध्यान रखना, कंप्लीट ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री पूरे वर्ल्ड से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 चीजें आती हैं, यानी 4 चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। पहला विजिबल या टेंजिबल गुड्स, दूसरा इनविजिबल यानी सर्विसेज, तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, और चौथा है क्लास कैपिटल ट्रांसफर्स। तो ये चारों चीजें जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती है। चाहे कोई भी पैसा बाहर से आ रहा है, वो जा रहा है क्लास, वो सब का सब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होता है, पहला है करंट अकाउंट इन BOP, दूसरा है कैपिटल अकाउंट इन BOP। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन पूछा जाए। तो देयर आर 2 अकाउंट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट, अनदर इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आप 3 चीजें रिकॉर्ड करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यूनिलैटरल यानी कि कैपिटल ट्रांसफर, वन साइडेड पेमेंट, जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। आपने अपने रिश्तेदारों को पैसा भेजा या उन्होंने आपको पैसा भेजा, गिफ्ट दिया, चैरिटी दी, डोनेशन दिया, दीज आर कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। गुड्स तो पता है आपको, टेंजिबल, मशीन, राइस, वीट, है ना, पार्ट्स हो गया, मान लो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या आता है क्लास, सर्विसेज के अंदर आता है चाहे वो फैक्टर सर्विसेज हो, चाहे कोई काम करके क्लास पैसे कमा रहा हो, या नॉन फैक्टर सर्विसेज हो, कुछ मशीन वगैरह किराए पे दे ही कमा रहा हो, बैंकिंग, शिपिंग, टीचिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ये सब चीजें क्लास सर्विसेज है। तो गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर से तीनों के तीनों बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इन सब में जब भी पैसे आएंगे, इनफ्लो होगा, उसे प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम बोलते हैं, और इन सब से जब भी पैसे जाते हैं, आउटफ्लो होगा, उसे माइनस आइटम या डेबिट आइटम बोलते हैं। इन सारी चीज़ों से पैसा आता है तो प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम, और इन सारी चीज़ों से पैसा अगर जाता है तो उसको माइनस आइटम या डेबिट आइटम भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में भी 3 चीजें हैं, पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा बोरोइंग या लोन्स, तीसरा है चेंज इन फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान समझना, ये जो रूल है सबके लिए, कभी भी पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, कोई भी बाहर की फॉरेन करेंसी आ रही है, तो वो प्लस आइटम है या क्रेडिट आइटम बोलते हैं, उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी पैसा जा रहा है उसको बोलते हैं डेबिट आइटम या माइनस आइटम, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। अगर बात करें कैपिटल अकाउंट की, सबसे पहला कॉम्पोनेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है। अगर हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंट्री में किसी प्रोडक्ट को, किसी कहीं भी किसी कंपनी में कहीं भी
इन्वेस्ट कर रहे हो और उस इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल आपका है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट विच ओनर हैव फुल कंट्रोल ओवर इट। लेकिन अगर क्लास उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लाइक आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, उसके प्राइसिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है। किसी कंपनी में आपने कोई फैक्ट्री खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, उस पर आपका कंट्रोल है। लेकिन किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे या फिर कोई क्लास ऐसी चीज खरीदी जो शेयर से कनेक्टेड है, भैया फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, NRI इंडिया में इन्वेस्ट करता है, प्लस आइटम क्रेडिट आइटम पैसा आएगा। और रेजिडेंट्स अगर अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, क्लास ब्राजील में इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा जाएगा माइनस आइटम डेबिट आइटम। बोरोइंग्स, चाहे वो कमर्शियल बोरोइंग्स हो, चाहे वो बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, अगर बोरो कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है प्लस आइटम, हम लोन दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है माइनस आइटम। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्लोली बता रहा हूँ आपको। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर एडिशन हो रहा है, एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो उसको बोलते हैं आउटफ्लो। ठीक है, आपने $100 का सामान एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और इंपोर्ट किया आपने कुल $80 का सामान। एक्सपोर्ट किया $100 का, इंपोर्ट किया $80 का, $20 बच गया, उसे आप गुल्लक में डाल देते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देते हो। तो एडिशन टू रिजर्व माइनस आइटम, माइनस को आप लोग डेबिट आइटम भी बोलते हो। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट किया मान लो 50 का, इंपोर्ट किया 80 का, तो $30 आपको फालतू देने हैं। एक्सपोर्ट किया $50 आ गया, इंपोर्ट किया है तो $80 देने पड़ेंगे। ये 50 तो दे दूंगा जो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, बट 30 और चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, विदड्रॉ करोगे, विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो अगर आपने विड्रॉ किया तो RBI से पैसा आपके पास आ जाएगा, भले ही आप बाद में दोगे, बट इससे प्लस आइटम, अभी तो पैसा आ रहा है ना, यह क्रेडिट आइटम बोलते हैं, ध्यान रखना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एडिशन है तो आउटफ्लो या डेबिट आइटम, और विड्रॉ है तो क्लास इनफ्लो या क्रेडिट आइटम बोलते हैं। क्रेडिट को प्लस आइटम, डेबिट को माइनस आइटम बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये तीनों चीजें कहाँ पे आती हैं, कैपिटल अकाउंट। कल को क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्पोनेंट बताओ या पहचानो करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है, डेबिट है या क्रेडिट है, तो यू हैव टू क्लास स्टडी अच्छे से देखना है। अगर बाहर से मैं कोई मशीन खरीद के इंडिया में लेके आ रहा हूँ, वो करंट अकाउंट के अंदर गुड्स में आएगा वो। लेकिन अगर मैं किसी फैक्ट्री को खरीद रहा हूँ, वहाँ भी बहुत सारी मशीन है, तो उसे इंडिया लेके थोड़ी आऊँगा, वो तो वहीं रहेगी उसी फैक्ट्री में, सिर्फ ओनरशिप चेंज हो रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट है, वो कैपिटल ट्रांसफर है, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट में गुड्स सर्विसेज, कैपिटल अकाउंट में लोन, इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी खरीदना, कंपनी बेचना, वो सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है क्लास इक्विलिब्रियम इन बीओपी। अगर बीओपी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों साइड बराबर है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेयर करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इक्वल टू 0, यानी कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। मैंने $100 का एक्सपोर्ट किया, उसी $100 को लेके मैं $100 का इंपोर्ट करके वो $100 दे दे रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना मेरे को क्लास निकालने की जरूरत पड़ी RBI से, ना देने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल निल है, यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू 0। इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। एक्सपोर्ट ज्यादा भी हो सकता है, एक्सपोर्ट कम भी हो सकता है। जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है वो तो 0 आ गया है ना, इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। लेकिन अगर ऊपर नीचे है तो क्लासेस सरप्लस डेफिसिट कुछ भी हो सकता है। अब इस सिचुएशन में सरप्लस और डेफिसिट बीओपी का अराइज हुआ, जैसे बीओटी में था। तो सरप्लस का मतलब क्या है, यहाँ रिसीट जो है वो ज्यादा है, डेफिसिट का मतलब क्या है क्लास, रिसीट्स कम है, पेमेंट ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखना, साल भर में आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इधर इट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, साल भर में आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस या ऑटोनोमस रिसीट। तो व्हेन ऑटोनोमस रिसीट्स आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट इट इज कॉल्ड सरप्लस बीओपी, व्हेन ऑटोनोमस रिसीट्स आर लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट इट इज कॉल्ड डेफिसिट बीओपी। तो ये जो सरप्लस बीओपी और जो डेफिसिट बीओपी दोनों ठीक नहीं है, इसको हम ठीक करते हैं किसी स्पेशल टाइप के ट्रांजैक्शंस के थ्रू ठीक किया जाता है। उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। साल भर जो ट्रांजैक्शन किया ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डिसबैलेंस है, डिसइक्विलिब्रियम है, उसको बराबर करने के लिए भी कुछ ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। दैट ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, राइट। अब ये डिफरेंस है, बहुत अच्छे से समझना, यहीं पे याद हो जाएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, लाइक जरूर करना वीडियो को, ध्यान समझना। ऑटोनोमस साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन साल भर में करते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, चाहे वो मशीन खरीदो, चाहे वो लोन दो, FDI करो, इन्वेस्टमेंट करो, जो भी आंख बंद करके जो भी सोच सकते हो वो सारा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होता है, जो कि इंडिपेंडेंट इन नेचर है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, आपकी मर्जी, आप कितना खरीद रहे हो, कितना बेच रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इट्स अप टू यू। और ये करंट अकाउंट का आइटम और कैपिटल अकाउंट का आइटम भी हो सकता है।
और बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाते हैं ना हम, तो इस सबसे ऊपर लिखते हैं, इसलिए इसे अबव द लाइन आइटम कहा जाता है, अबव द लाइन आइटम। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करने के लिए यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस या डेफिसिट है उसको बराबर करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उनको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो एकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस टू कवर सरप्लस और डेफिसिट इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। एग्जांपल, अगर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में कुछ सरप्लस या डेफिसिट है, उसको कवर करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। और ध्यान रखना ये ऑटोनोमस पे डिपेंड करता है। डैश ट्रांजैक्शंस इज डिपेंडिंग ऑन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, दैट इज एकोमोडेटिंग। तो भैया ये इसमें जो सरप्लस डेफिसिट है, बैलेंस कम ज्यादा है, उसको इससे कवर करते हैं, तो ये इस पे डिपेंड ही तो हुआ। आप मान लो ये बना रहे हो बीओपी का अकाउंट, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तभी तो एक आएगा। अगर यहाँ 5 हो गया तो 2 आएगा, यहाँ 6 हो गया 3 आएगा। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये एकोमोडेटिंग है और ये ऑटोनोमस पे डिपेंड करता है, तभी तो बैलेंस आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। ऑटोनोमस कैपिटल करंट दोनों में हो सकता है, बट एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन जो है वो कैपिटल नेचर का है। और दीज आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम, क्योंकि ये बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अबव द लाइन आइटम, बिलो द लाइन आइटम, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये करंट कैपिटल दोनों में आता है, ये कैपिटल में आता है। साल भर में जो भी किया ये, और बैलेंस करने के लिए, सरप्लस डेफिसिट को मैच करने के लिए वो क्लास आपका एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस है। और ये करंट अकाउंट का ही है, या तो आप इस बैलेंस को इन्वेस्टमेंट से ठीक करोगे, या लोन से, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से इस बैलेंस को ठीक करना है, राइट। जैसे मान लो कि $1 फालतू आ गया, तो या तो इसे आप इन्वेस्ट कर दोगे कहीं पे, या एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर दोगे, या किसी को लोन दे दोगे। और कम पड़ा तो या तो लोन ले लोगे, या विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व करोगे, या फिर क्लास बाहर से अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करवाओगे आप, क्या वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। दैट्स इट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमने अच्छे से खत्म कर लिया, पूरा चैप्टर का क्विक रिवीजन। कल डिटेल रिवीजन आया था, आज हमने क्विक रिवीजन कर लिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इससे। एंड फाइनली क्लास आज हमने अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट रिवीजन जो है चैप्टर वाइज खत्म कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास आगे, बहुत सारी चीज़ें और करनी, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। और क्लास प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास इंपॉर्टेंट वीडियो जो क्लास आपके स्कोर को बढ़ा सकती है वो मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।